नमस्कार, मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी पर। दोस्तों, इस समय कोरोना की छुट्टी चल रही है, तो आप खुद की सेहत के लिए या फिर अपने परिवार या फिर अपने संबंधियों की सेहत के लिए आप अपने घर पे ही रहें। और हमारा जहाँ तक प्रयास रहेगा कि हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा आपको हम मैटर प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आपका घर से जो अध्ययन का कार्यक्रम है वो ठप ना हो, वो चलता रहे। ठीक है, तो कुछ दिन पहले से हम तो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने सोचा है कि आपको यूट्यूब की वीडियो भी बना करके हम भेजें आपको। ठीक है, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि कुछ दिन में हम लाइव क्लास भी चलाने लगेंगे, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो। और आइए आज हम पर्यावरण के कुछ टॉपिक पे हम समझ लेते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी। ये जो इकोलॉजी है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द आया था ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक इसका अर्थ होता है ओइकस। ओइकस का अर्थ होता है हाउस। ओइकस का अर्थ होता है हाउस या फिर हाउस होल्ड या फिर प्लेस टू लाइव। प्लेस टू लाइव या फिर लिव का मतलब यह है कि हम जहां पर, वह क्षेत्र जहां पर हम रह सके। और लोगोस, लॉजी से लोगोस वर्ड आया। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी। ओइकस का मतलब है हाउस या फिर हाउस होल्ड या फिर प्लेस टू लाइव, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। मतलब यहां से हम इसकी परिभाषा ये बना सकते हैं कि हमारे जो भी हाउस होल्ड जितने भी कंपोनेंट हैं, यानी जो घरेलू घटक है, उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हाउस होल्ड कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स की बात आई है तो कंपोनेंट्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर ये हाउस होल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हाउस होल्ड कंपोनेंट्स का मतलब, आप जब बैठे होंगे तो आप किसी न किसी चारपाई पे बैठे होंगे। आप पीते समय गिलास का यूज करते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है। तो हम कहना सिर्फ यही चाहते हैं कि आपके अगल बगल या फिर आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सजीव होंगी, कुछ निर्जीव चीजें भी होंगी। ठीक है, तो आपके अगल बगल आसपास के पर्यावरण में या फिर आसपास के परिवेश में जो आपको सजीव या निर्जीव चीजें मिल रही हैं, दिखाई दे रही हैं, उन्हें ही हम घरेलू घटक बोलेंगे। ठीक है, अर्थात जो घरेलू घटक है हम बता सकते हैं कि उनमें से कुछ बायोटिक है। हम कह सकते हैं कि वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब जैविक घटक, और उसमें से कुछ क्या होंगे? अबायोटिक कंपोनेंट होंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स अर्थात अजैविक घटक। तो हाउस होल्ड कंपोनेंट्स में दो तरह की चीजें आती हैं। हाउस होल्ड कंपोनेंट में एक तो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिनमें जीव पाया जाता है, जो सजीव हैं, और कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिनमें जीव नहीं पाया जाता, जैसे हवा, पानी, पत्थर, वायुमंडल, जमीन, धरती। ये सारी चीजें क्या है? अजैविक घटक है। आप खुद आप जैविक घटक हैं। आपके अगल बगल में कोई पेड़ पौधा होगा, घास होंगे, जितने भी पशु पक्षी आपके अगल बगल में दिख रहे होंगे, तो वो सब क्या है? वो सब एक जैविक घटक है, उन्हें बायोटिक कंपोनेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हमने बोला कि पारिस्थितिकी एक
ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में ओइकस लोगोस से मिलके ओइकोलॉजी बना है। ओइकस का मतलब होता है हाउस या फिर हाउस होल्ड या फिर प्लेस टू लिव, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी के मतलब उसके बारे में अध्ययन करना। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि सर ने बताया कि जितने भी हाउस होल्ड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कुछ अबायोटिक होते हैं, कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करना ही, उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और इनसे जो एक सिस्टम बनता है, मतलब जो बायोटिक चीजें हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है, इनसे जो भी एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन का ही हम क्या करते हैं? उस रिलेशन का अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाएगा इकोलॉजी। उस जो इन दोनों से संबंध बन रहा है, संबंध का मतलब क्या? हम अगर जीवित हैं, हमें क्या क्या चाहिए? हम तो एक बायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन हमें अपने जीवन के लिए, अपने विकास के लिए, अपने वृद्धि के लिए हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें क्या है? अबायोटिक है। तो हम हुए बायोटिक, और हवा पानी ये सब क्या है? अबायोटिक है। तो हम दोनों में संबंध बना, हम दोनों एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं, हम दोनों में संबंध बना। तो इस संबंध का जब हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, वही कहलाएगा इकोलॉजी। और इन संबंधों से जो सिस्टम एक बनेगा, संबंधों का जो सिस्टम तैयार होगा, उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। उसे हम क्या कहेंगे? सर ने बताया इकोसिस्टम कहेंगे हम उसे। ठीक है, तो यहां से फिर से समझ लेते हैं। हाउस होल्ड कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इन दोनों से जो रिलेशन बना, रिलेशन जो भी संबंध बना, उसके अध्ययन को हम इकोलॉजी कहेंगे, और उनसे जो सिस्टम बनेगा उसे हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इकोलॉजी वर्ड है, जो इकोलॉजी शब्द है, इसे दिया था सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने। किसे दिया था? अर्नेस्ट हैकल जी ने ये शब्द दिया था इकोलॉजी, जिसका अर्थ होता है घरेलू घटकों का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। और इस शब्द को दिया था अर्नेस्ट हैकल जी ने। दिया था कब? 1869 में। कब दिया था? 1869 ईस्वी में उन्होंने दिया था। और इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। यानी जो अर्नेस्ट हैकल है, उन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है, अर्थात ये पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। कौन? अर्नेस्ट हैकल। और आपको बता दें कि जो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है, वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जो कि एक पर्यावरणविद और वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने विश्व स्तरीय यानी जो वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने काम किया, वो थे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन थे? तो वो थे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी थे। वो थे कौन? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। अब आते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम जो शब्द दिया था, वो दिया था A.G. टांसले ने। A.G. टांसले ने ये शब्द दिया था 1935 ईस्वी में। जो इकोसिस्टम शब्द है, ये किसने दिया था? तो A.G. टांसले ने दिया था 1935 ईस्वी में। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। अब ये जो पारिस्थितिकी जो हमारा चैप्टर था इकोलॉजी, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या, यानी हमारा स्टडी लेवल क्या क्या रहेगा? तो हमें सबसे पहले पढ़ना है पॉपुलेशन। हमें सबसे पहले पढ़ना है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम जनसंख्या कहते हैं हिंदी में।
दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब समुदाय। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? तो समुदाय होता है। तीसरे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है? तीसरे नंबर पे पढ़ना है हमें इकोसिस्टम। हमें तीसरे नंबर पे पढ़ना है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को हम कहते हैं पारिस्थितिकी या फिर पारिस्थितिक तंत्र। हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर चौथे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है? बायोम। हमें सीखना है बायोम क्या क्या होते हैं। इन्हें हम हिंदी में कोई अलग नाम नहीं देते हैं, इन्हें हम बायोम ही कहते हैं, ठीक है। और पांचवें नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को हम हिंदी में कहते हैं जैव मंडल। इसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। इसके बाद जो छठवें नंबर का हमारा जो अध्ययन होगा, जो हम पढ़ाई करेंगे, छठवें नंबर पे हमारा जो स्टडी लेवल होगा वो क्या होगा? छठवें नंबर पे होगा हमें पढ़ना है ट्रॉफिक लेवल के बारे में। क्या होते हैं ट्रॉफिक लेवल, किसे ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है, ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब सारी चीजें हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल में। सेवेंथ नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को हम बोलते हैं हिंदी में उत्पादकता। ट्रॉफिक लेवल को हम बोलते हैं पोषण स्तर। और आठवें नंबर पे हमें पढ़ना है फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला। इतनी सारी चीजें हमें कवर करनी है इस चैप्टर के अंदर, इकोलॉजी चैप्टर के अंदर। इकोलॉजी चैप्टर के अंदर हमें इतनी सारी चीजें पढ़ती है। तो आइए हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। देखिए जनसंख्या क्या होती है? तो पर्यावरण में किसी भी एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या ही कहलाती है जनसंख्या। एक ही प्रजाति की संख्या, जैसे आप देखे होंगे कि जो कैनिड्स होते हैं, कैनिड्स का मतलब जो कुकुरीय प्रजाति होती है, कुकुरीय प्रजाति में जैसे आपके डॉग आते हैं, डॉग में फॉक्स, फिर इसके बाद कुछ जैकाल, सियार, लोमड़ी, ये सब जो सभी हैं ये एक प्रजाति में आते हैं। तो किसी भी एक प्रजाति के सदस्यों की संख्या क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। एक प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है? तो पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी क्या कहते हैं? एक वर्ग किलोमीटर के अंदर में एक ही प्रजाति के जितने सदस्य रहते हैं उन सदस्यों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। फिर से सुनेंगे कि एक वर्ग किमी के एरिया में, एक वर्ग किमी के क्षेत्र में एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या जितनी भी निवास करती है उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व जो निकाला जाता है वो दो तरीके से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है क्रूड डेंसिटी, एक निकाला जाता है क्रूड डेंसिटी, और दूसरा होता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी। अब देखिए क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी में क्या क्या अंतर है, हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो क्रूड डेंसिटी होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर का एरिया है और इसमें एक प्रजाति के सदस्य जितने भी हैं हम उनको काउंट करेंगे, वही क्या बोलेंगे, वही जनसंख्या है उनकी, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के अंदर में
हम जब काउंट करने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ कुछ नदी भी है। जैसे आपके एरिया में 1 वर्ग किमी के अंदर में एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या हमें निकालनी है। जैसे हमें जो जनगणना करनी है, जनगणना जैसे भारत की जनगणना होती है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इंडियन है, जो भी भारतीय लोग हैं, हम उनकी गिनती करते हैं, उनकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो 1 वर्ग किमी के अंदर में उसमें कुछ क्या होते हैं, तालाब भी होते हैं, कुछ उसमें सड़कें भी होती हैं, कुछ उसमें पौधे भी होते हैं, कुछ उसमें क्या होते हैं, कहीं कहीं पौधे भी तो होते हैं, कहीं कहीं सड़कें भी होती हैं, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर एरिया में सारी चीजें मौजूद होती हैं, रहने का स्थान भी होता है और सड़कें भी पाई जाती हैं और रेल मार्ग है, और इसके बाद उसमें तालाब भी है, कहीं कहीं पे आप जंगल भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें 1 किलोमीटर 1 वर्ग किमी के अंदर में मौजूद होंगी, ठीक है। तो इनके अंदर से भी हम किसी भी एक प्रजाति को जब काउंट करेंगे तो वो निकाली जाएगी क्रूड डेंसिटी। हम ये बोलेंगे कि हमने क्या निकाला, क्रूड डेंसिटी निकाली, या फिर हमने कच्चा जनसंख्या घनत्व निकाला, ठीक है। क्रूड का मतलब कच्चा से होता है, ठीक है, कच्चा जनसंख्या घनत्व निकाला। तो जो भारत में हम जो जनगणना करते हैं वो क्रूड डेंसिटी होती है, भारत में जो जनगणना होती है वो क्रूड डेंसिटी होती है। लेकिन अब समझते हैं कि इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है। तो देखिए, जो इकोलॉजिकल डेंसिटी है, हम क्या करते हैं कि 1 वर्ग किमी एरिया में, मतलब जो रहने लायक स्थान है, सिर्फ उसी एरिया के हम जो काउंट करेंगे उसी को हम बोलेंगे 1 वर्ग किमी, और उसमें जो हम जनसंख्या निकालेंगे तो वो होगी इकोलॉजिकल डेंसिटी। और पर्यावरण में हमेशा इकोलॉजिकल डेंसिटी निकाली जाती है, ठीक है। पर्यावरण में हमेशा क्या निकाली जाती है, तो इकोलॉजिकल डेंसिटी निकाली जाती है, ठीक है। अब क्रूड डेंसिटी हमने पढ़ लिया, इकोलॉजिकल डेंसिटी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आते हैं कि जो जनसंख्या है वो पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और जो हमने पीछे आपको बताया इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है ये पारिस्थितिकी की सबसे छोटी लेकिन पूर्णतः यानी संपूर्ण इकाई मानी जाती है, यानी स्मॉलेस्ट कंप्लीट यूनिट मानी जाती है। कौन सी? इकोसिस्टम। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, हमें पढ़ना है कम्युनिटी के बारे में कि कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? समुदाय। हमने जनसंख्या में क्या किया था कि जनसंख्या में एक ही प्रकार के, एक ही प्रजाति के सदस्यों की संख्या जो हम निकाले थे वो होती थी जनसंख्या। लेकिन समुदाय में इससे क्या होता है कि एक ही प्रजाति को छोड़ करके, मतलब जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, इसमें सभी प्रकार की जातियों या फिर सभी प्रकार की प्रजातियों का जो हम संख्या निकालते हैं या फिर जब उनकी काउंटिंग करते हैं तो वो बोला जाता है समुदाय। इसमें सभी प्रकार की प्रजातियां निहित होती हैं, फिर विभिन्न प्रजातियों का जो हम जो आकलन निकालते हैं वो होता है कम्युनिटी, ठीक है। इसके बाद आइए हम समझ लेते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इसे हम हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब जो अबायोटिक चीजें हैं और जो भी बायोटिक चीजें हैं, हमने पढ़ा कि जितने भी अबायोटिक चीजें होती है, जितने भी बायोटिक चीजें होती है, मतलब जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध से जो सिस्टम तैयार होता है, हम उसे ही क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं फूड चेन। इसका एक एग्जाम्पल है फूड चेन। फूड चेन यानी खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है? तो हमने यहां पर इकोसिस्टम ही दिखाते हैं, मतलब कोई भी जीव किस पर निर्भर है, कौन
उत्पादन करता है, कौन उसको खा करके कैसे हमें मतलब पर्यावरण में कैसे कैसे लोग जीवित रहते हैं, कौन कौन सा जीव किस पे निर्भर है। तो यही हम क्या दिखाते हैं, खाद्य जाल, एक फूड चेन बनाते हैं। फूड चेन का मतलब पहले हमने बनाया कि एक होता है पौधा, एक होता है पौधा, पौधा जो कि सूर्य से रोशनी प्राप्त करता है और फिर मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स अपना पोषण लेता है, फिर वायुमंडल से हवा लेता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये पौधा क्या करता है, इसे हम ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब ये खुद अपना भोजन बनाता है। पर्यावरण में ये पौधा खुद अपना भोजन बनाता है सूर्य की रोशनी में, और इस पर एक कोई जीव निर्भर है, जैसे खरगोश। खरगोश इस पर निर्भर है, मतलब खरगोश इसको खाता है, इसके बाद खरगोश को कोई अन्य जीव खाता है। खरगोश को मान लीजिए हमने लिख दिया भेड़िया, खरगोश को भेड़िया खाता है, इसके बाद भेड़िया को शेर ने खा लिया। तो इस प्रकार ये जो जीव हैं एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। तो इस तरह का जो हमने एक सिस्टम बना दिया, एक चेन बना दिया जो हमने, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। आगे इस चैप्टर के बारे में हम और विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है। बस यहां से आपको इतना ही समझना है कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम क्या है, कुछ जैविक घटक होते हैं, कुछ अजैविक घटक होते हैं, दोनों का जो रिलेशन है, दोनों का जो संबंध है, उनसे जो एक सिस्टम बन रहा है। जैसे आपने देखा ये जो सिस्टम बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, फिर इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम हमने बताया था आपको, ये शब्द किसने दिया था, तो आप बोलेंगे सर आपने बताया था एजी टांसले ने दिया था। एजी टांसले ने कब दिया था ये शब्द, तो 1935 में दिया था इकोसिस्टम शब्द। और एक आता है बायोम, बायोम को हिंदी में बायोमी बोलते हैं। और बायोम क्या होता है, तो जो इकोसिस्टम यानी जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनका एक समूह, यानी इकोसिस्टम का जो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम रहेगा उसी को हम बोलेंगे बायोम। तो बायोम क्या होता है, तो जो ढेर सारे इकोसिस्टम का जब एक समूह बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बायोम बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया। अब हमें समझना है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में समझना है। बायोस्फीयर क्या होता है कि बायोस्फीयर जैव मंडल, इसकी हिंदी होती है जैव मंडल, जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है, स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल का ही मिश्रित रूप होता है। मतलब बायोस्फीयर एक हमने बनाया, ये है स्थल मंडल, स्थल मंडल एक हमने बनाया, ये जल मंडल, और एक हमने बनाया वायुमंडल। तो जहां पर ये तीनों चीजें मौजूद होंगी, यहां पर आपने देखा होगा यहां पर, तो इसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। इसे क्या बोलेंगे हम, बायोस्फीयर। मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का जो मिश्रित रूप होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर, या फिर उसे हम बोलेंगे जैव मंडल, ठीक है। आइए आगे समझ लेते हैं। आगे का जो हमारा एक टॉपिक था वो था ट्रॉफिक लेवल। आगे हमें समझना है ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ट्रॉफिक लेवल, इसे हम हिंदी में पोषण स्तर कहते हैं, पोषण स्तर, इसे हम हिंदी में पोषण स्तर कहते हैं। और पर्यावरण में हम पोषण स्तर, हमने 5 पोषण स्तर बनाए हैं। एक हमने पोषण स्तर जो बनाया है वो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसको, इस लेवल में हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स को रखते हैं, इस लेवल में हम प्रोड्यूसर्स को रखते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, या फिर जो ट्रॉफिक लेवल है इसमें हम मेनली करते क्या है, तो इसमें हम सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण प्रदर्शित करते हैं।
इसमें क्या करते हैं, तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्रदर्शित करते हैं। आगे इस बारे में हम समझेंगे आगे चीजें, ठीक है। तो जो हमारा जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें हमने किसको रखा है, तो उसमें हमने रखा है प्रोड्यूसर्स को। इसमें सिर्फ बायोटिक चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। और जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होता है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हमने रखा है प्राइमरी कंज्यूमर्स को। प्राइमरी कंज्यूमर्स को रखा है हमने, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। इन्हें हम उत्पादक बोलते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब ऐसे जीव जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर से जो एनर्जी ट्रांसफर होकर के जो अगले लेवल पे जाती है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स को, उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। इसी प्रकार जो तीसरा लेवल आता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में हमने रखा है सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हमने रखा है, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब अब ऐसे जीव जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब जो चतुर्थ लेवल आता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का मतलब इसमें हमने रखा है टेरिटरी कंज्यूमर्स। टेरिटरी कंज्यूमर्स, इसमें हम तृतीयक उपभोक्ता को रखते हैं। तृतीयक उपभोक्ता ये ऐसा उपभोक्ता होता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर होता है। इसके बाद हमने पांचवें स्तर पे रखा है, यानी फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे हमने रखा है टॉप कंज्यूमर्स। इस पे हमने रखा है टॉप कंज्यूमर्स, मतलब ये लास्ट होते हैं, इनको कोई नहीं खाता है, ठीक है। ये अपने आप ही मरते हैं, इनको कोई नहीं खाता है। ये होता है, हमने लिखा था ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब इसमें ट्रॉफिक लेवल में हम मेनली दिखाते क्या है, तो हमने मान लिया कि ये जो प्रोड्यूसर था इसने 1000 किलोग्राम की ऊर्जा बनाई। जो प्रोड्यूसर था उसने, हमने मान लिया कि इसने 10,000 किलोग्राम की ऊर्जा इसने बनाई। अब जब इसको प्राइमरी कंज्यूमर खाता है प्रोड्यूसर को, तो उसमें कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होकर के नीचे आती है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 10% इसकी ऊर्जा ट्रांसफर होकर के आएगी, मतलब 1000 किलोग्राम ही ऊर्जा मिलेगी किसको, प्राइमरी कंज्यूमर को, ठीक है। मतलब जो प्रोड्यूसर था उसने 10,000 ऊर्जा उत्पादन की थी, और 10,000 ऊर्जा उत्पादन की थी। जब उसे प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, जैसे पौधे को टिड्डे ने खा लिया, या फिर पौधे को बकरी ने खा लिया, ठीक है। तो पौधे के पास जितनी भी ऊर्जा प्रोडक्ट हुई होगी, जितनी भी ऊर्जा प्रोड्यूस हुई होगी, जितनी भी ऊर्जा उत्पादन हुई होगी, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही दूसरे लेवल पर जाती है, यानी जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है उस पर सिर्फ 1000 किलोग्राम ही ऊर्जा ट्रांसफर हुई होगी। इसके बाद जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ऊर्जा मिलेगी, यानी तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब ऊर्जा आएगी, तो पिछले लेवल की 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है, मतलब यहां सिर्फ मिलेगी 100 किलोग्राम ऊर्जा। अब इसके बाद जो फोर्थ लेवल है इसका 10 किलोग्राम मिलेगी, और यहां 1 किलोग्राम, यानी जो ऊर्जा ट्रांसफर होती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ पिछले का 10% ही ट्रांसफर होकर के आती है। मतलब जो पहला पोषण स्तर है उसके पास मैक्सिमम ऊर्जा होती है, और जो सबसे लास्ट वाला होता है उसके पास सबसे कम ऊर्जा होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।
ठीक है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको डेली, आपको हमेशा वीडियो बना करके देते रहें, आपको कुछ ना कुछ मैटर आपको प्रोवाइड करते रहें, जिससे आपका घर पे पढ़ाई का काम ना रुके और लगे रहिए। और हमारा प्रयास ये रहेगा, हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हमें एक दिन कामयाब होकर के दिखाना है तो दिखाना है, हम रुकेंगे नहीं। इस कोरोना जैसी महामारी हो या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाए, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।